हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम अपने क्लास में पिछले वर्षों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, अर्थात जो हमारी 5000 प्रश्नों की सीरीज़ चल रही थी, ठीक है, PYQ वाली। तो ये उसका अगला क्लास है। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया है? हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम डॉक्टर मोहन अवस्थी ने दिया है। ठीक है, आगे देखेंगे। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन रहे? जॉन गिलक्राइस्ट। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक रहे जॉन गिलक्राइस्ट। इन्हें सन 1800 ईस्वी में जॉन गिलक्राइस्ट को सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके अलावा इन्होंने हिंदुस्तानी ग्रामर नामक कृति भी लिखी। ठीक है, जॉन गिलक्राइस्ट ने हिंदुस्तानी ग्रामर नामक एक कृति भी लिखी। आगे देखेंगे। निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? बूंदी वारिश, भारत विनय, पुष्पांजलि, पृथ्वीकल्प। तो पृथ्वीकल्प जो रचना रही यह मिश्र बंधु द्वारा रचित न होकर के किनकी रचना है? गिरिजा कुमार माथुर। पृथ्वीकल्प गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित रचना है। ठीक है, आगे देखेंगे। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था नागरी प्रचारणी सभा काशी। ठीक है, कहा किसके द्वारा प्रकाशन हुआ था इसका? हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास का नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा। आगे देखेंगे। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ के लेखक कौन रहे? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ के लेखक रहे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनका जन्म होता है 1905 ईस्वी में। ठीक है, इसके अलावा इन्हें हिंदी एकांकी का जनक कहा जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जनक कहा जाता है। इसके अलावा डॉक्टर राम कुमार वर्मा को चित्ररेखा नामक काव्य संग्रह पर चित्ररेखा नामक काव्य संग्रह पर देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव दिया है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। इन्हें सर्वप्रथम रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव दिया है। आगे देखेंगे। चर्यापद के रचयिता कौन रहे? चर्यापद के रचयिता रहे शबरप्पा। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों में गाया जाता है। किस भाषा में लिखा गया है? तो यह संधा भाषा में लिखा गया है चर्यापद, जिसके दोहरे अर्थ होते हैं। संधा भाषा की विशेषता क्या है कि इस भाषा में जो ग्रंथ या फिर जो गीत लिखे जाते हैं उसके दोहरे अर्थ होते हैं। आगे देखेंगे। बीसल देव रासो की नायिका का नाम हमें बताना है। बीसल देव रासो की नायिका का नाम रहा राजमती। बीसल देव रासो नामक ग्रंथ के रचयिता रहते हैं नरपति नाल्ह। बीसल देव रासो नामक ग्रंथ के रचयिता रहे नरपति नाल्ह। यह एक वीर गीत काव्य है। इसके अलावा इसकी कथा 4 खंडों में लिखी गई है। बीसल देव रासो की कथा 4 खंडों में लिखी गई है। इसके पहले खंड में राजमती और बीसल देव के विवाह की चर्चा की गई है, जबकि द्वितीय खंड में राजमती से रूठकर बीसल देव जब उड़ीसा चले जाते हैं उसी का वर्णन किया गया है। तीसरे खंड में राजमती के विरह को दर्शाया गया है, जब बीसल देव के वियोग के बाद राजमती की जो स्थिति हो जाती है उसी को तीसरे खंड में दर्शाया गया है। तथा चौथे खंड में बीसल देव द्वारा राजमती को उसके पिता के घर से वापस लाने को दिखाया गया है। बीसल देव जो राजमती को उसके पिता के घर से वापस लाने जाते हैं, इसी की चर्चा की गई है चौथे खंड में। आगे देखेंगे।
जयचंद प्रकाश के रचयिता कौन रहते हैं? जयचंद प्रकाश के रचयिता रहे भट्ट केदार। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी की रचना है। यह गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे। गुजरात के प्रसिद्ध जैन साधु थे कुमारपाल प्रतिबोध। किनकी रचना है? सोमप्रभ सूरी। और सोमप्रभ सूरी गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे। आगे देखेंगे, संदेश रासक के लेखक कौन रहे? संदेश रासक के लेखक रहे अब्दुल रहमान। इनके द्वारा लिखा गया यह पहला धर्मेत्तर ग्रंथ है, अर्थात इनके धर्म से रहित, ये मुस्लिम होकर भी देसी भाषा में इन्होंने जो संदेश रासक नामक ग्रंथ की रचना की, इस वजह से इसे पहला धर्मेत्तर ग्रंथ माना गया। अब्दुल रहमान द्वारा रचित यह उनका पहला धर्मेत्तर ग्रंथ माना गया, संदेश रासक। धर्मेत्तर यानी धर्म से परे हटकर। विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? तो बंगला भाषा से प्रभावित है। विद्यापति द्वारा रचित पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी बंगला भाषा से प्रभावित है। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। आगे देखेंगे, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह इनमें से किसका कथन है? विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, यह कथन किनका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है यह। आदिकाल के अंतर्गत सरहप्पा, लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंधित है? तो सिद्ध साहित्य से संबंधित है ये सभी। सिद्ध साहित्य वज्र यानी सिद्धों के द्वारा रचा गया साहित्य है। इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। इसके अलावा ये भारत के पूर्वी भाग में सक्रिय थे। सिद्ध भारत के पूर्वी भाग में सक्रिय थे। इनकी संख्या है, सिद्धों की संख्या 84 रही, तथा सिद्धों में जो प्रथम सिद्ध माने जाते हैं वे है सरहप्पा। सिद्धों में जो प्रथम सिद्ध माने जाते हैं वे है सरहप्पा। आगे देखेंगे, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्रजभाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती का विकास हुआ। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी एवं गुजराती का विकास हुआ है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती है: खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी, ये सभी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। एक ही कथानायक चेतन उपेंद्रनाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। चेतन उपेंद्रनाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, परंतु उनके किस उपन्यास का केंद्रीय पात्र चेतन नहीं है, ये हमें बताना है। तो गर्म राख नामक उपन्यास का केंद्रीय पात्र नहीं है चेतन। आगे देखेंगे, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का प्रयोग हुआ है? तो शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का प्रयोग हुआ है। शिवराज भूषण के रचयिता रहते हैं महाकवि भूषण। शिवराज भूषण के रचयिता रहे महाकवि भूषण। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभव नहीं है? तो विषाद सात्विक अनुभव नहीं है। आश्रय के शरीर से, अर्थात व्यक्ति के शरीर से जब बिना किसी बाहरी प्रयत्न के कोई भाव या फिर कोई चेष्टा स्वतः अर्थात अपने आप उत्पन्न हो जाती है, तो वही सात्विक अनुभव कहलाता है। ठीक है, व्यक्ति के शरीर से जब बिना किसी बाहरी प्रयत्न के स्वतः कोई भाव या फिर चेष्टा उत्पन्न हो जाते हैं, तो वही सात्विक अनुभव कहलाता है। सात्विक अनुभव की संख्या होती है 8। कौन कौन से सात्विक अनुभव? तो रोमांच, वेपथु या फिर कंप, वेपथु या कंप, प्रलय, स्तंभ, स्वेद, स्वरभंग, वैवर्ण्य और अश्रुपात। रोमांच, वेपथु या फिर कंप, प्रलय, स्तंभ, स्वेद, स्वरभंग, वैवर्ण्य और अश्रुपात, ये सभी सात्विक अनुभव है। सात्विक अनुभव की संख्या कितनी है? तो 8।
वीणा पाणी में कौन सा समास है? तो वीणा पाणी में बहुव्रीहि समास है। जिस समास में ना प्रथम पद प्रधान होता है और न ही द्वितीय पद, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं, वहीं पर बहुव्रीहि समास होता है। अर्थात जैसे वीणा पाणी का यहाँ पे अर्थ है सरस्वती, वीणा पाणी का समास विग्रह हो जाएगा वीणा है पाणी में जिसके, अर्थात सरस्वती। या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो वीणा है जिसके हाथ में, अर्थात सरस्वती। यहाँ पे वीणा पाणी से किसकी ओर संकेत किया जा रहा है? तो सरस्वती, माँ सरस्वती की ओर। आगे देखेंगे। नमः शब्द के योग में विभक्ति होती है चतुर्थी विभक्ति। नमः शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें क्या होता है? बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद के बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें बहुव्रीहि समास पाया जाता है। आँखों का सपना नामक यात्रा वृत्त के रचयिता कौन रहे? आँखों का सपना नामक यात्रा वृत्त के रचयिता रहते हैं मरुधर मृदुल। मरुधर मृदुल। आगे देखेंगे। निम्नलिखित महाकाव्यों के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है। निम्नलिखित महाकाव्यों के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है। इसमें सभी नाटक संधियाँ होती हैं। इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में रहते हैं। यह सर्गों में विभक्त होता है। इसमें इसके आरंभ में देवादि को नमस्कार, आशीर्वाद या वस्तु निर्देश होता है। तो इसमें से जो असत्य है वह है इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में रहते हैं, यह कथन असत्य है। इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में नहीं रहते हैं। ठीक है। जैसे श्रृंगार, वीर, शांत एवं करुण में कोई एक रस अंगिरस के रूप में तथा अन्य रस अंगरस के रूप में रहते हैं। ठीक है। श्रृंगार, वीर, शांत एवं करुण में कोई एक अंगिरस के रूप में एवं अन्य जो रस होते हैं वो अंग रूप में रहते हैं। आगे देखते हैं। वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? वध स्थल से छलांग ऋषिकेश सुलभ की कहानी है। ऋषिकेश सुलभ की कहानी है। इसके अलावा बसंत के हत्यारे, तूती की आवाज, बसंत के हत्यारे, तूती की आवाज, तूती की आवाज, ये सभी ऋषिकेश सुलभ द्वारा रचित रचना है। आगे देखते हैं। सभी स्वर होते हैं अल्प प्राण। सभी स्वर क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। पद्मावत का बंगला अनुवाद, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा यहाँ हो जाएगा, यहाँ नहीं। पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? तो आलो उजाला ने। कहीं कहीं पर यह लिखा हुआ है आलो उजालो, आलो उजालो, आलो उजालो। ठीक है। तो पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया? आलो उजालो या फिर आलो उजाला। आगे देखेंगे। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रभा खेतान अपने अपने चेहरे, नासिरा शर्मा ठीकरे की मंगनी, सूर्यबाला अग्निपंखी, मृदुला गर्ग, एक ज़मीन अपनी। यह गलत है। एक ज़मीन अपनी के रचयिता रहते हैं चित्रा मुद्गल। एक ज़मीन अपनी नामक उपन्यास की रचयिता रही चित्रा मुद्गल। आगे देखते हैं। हिंदी के विकास के संबंध में निम्नांकित कथनों में से एक असत्य है। हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ। हिंदी का विकास लगभग 1000 ईस्वी से माना जाता है। हिंदी अपभ्रंश के बाद की भाषा है। हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है। तो हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ, यह यहाँ पे असत्य है। हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में नहीं होकर बल्कि वियोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है। वियोगात्मक भाषा के रूप में इसका विकास हुआ है। आगे देखते हैं। लिपि के विकास का क्रमिक सोपान है। लिपि के विकास का क्रमिक सोपान क्या हो जाएगा? तो चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि एवं भावमूलक लिपि। चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि एवं भावमूलक लिपि, यहाँ पे सही है। निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमें आरोही क्रम में सजाना है। तो भारत भारती, साकेत, यशोधरा एवं जय भारती, यह इसका सही अनुक्रम हो जाएगा। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष रहा 1912। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष 1912।
साकेत का प्रकाशन वर्ष 1931, यशोधरा का प्रकाशन वर्ष 1932 एवं जय भारत का प्रकाशन वर्ष 1952। आगे देखते हैं। वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन रहे? वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के रचयिता रहे शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय। कलचुरी राजवंश के 7 नायिकाओं के नखशिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। कलचुरी राजवंश के 7 नायिकाओं के नखशिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है राउरबेली। गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा रचित अष्टछाप की स्थापना का वर्ष क्या है? अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1565 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा अष्टछाप का स्थापना किया गया था। इसका वर्ष क्या है? तो 1565 ईस्वी, जिसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य रहते हैं, 4 वल्लभाचार्य के शिष्य रहते हैं तथा 4 विट्ठलनाथ के शिष्य रहते हैं। 4 वल्लभाचार्य एवं 4 विट्ठलनाथ के शिष्य रहते हैं। आगे देखेंगे। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। गुरु नानक देव की माता का नाम क्या था? गुरु नानक देव की माता का नाम था तृप्ता। विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य 3 से भिन्न है? मुर्दहिया, मणिकर्णिका, कितनी धूप में कितनी बार, वट वृक्ष की छाया में। ये तीनों ही यहाँ पे आत्मकथा है, परंतु वट वृक्ष की छाया में यह अमृतलाल नागर की जीवनी है। वट वृक्ष की छाया में अमृतलाल नागर की यह जीवनी है, वट वृक्ष की छाया में। मुर्दहिया और मणिकर्णिका तुलसीराम की आत्मकथा है। मुर्दहिया और मणिकर्णिका तुलसीराम की आत्मकथा है। कितनी धूप में कितनी बार महीप सिंह की आत्मकथा है। कितनी धूप में कितनी बार महीप सिंह की आत्मकथा है। आगे देखेंगे। अतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा हंसते हंसते पेट में पीड़ा होना। हंसते हंसते पेट में पीड़ा होना। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है। राजा तद्भव शब्द नहीं है। राजा तद्भव शब्द नहीं है, यह एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव हो जाएगा राय। जबकि ये सभी तद्भव शब्द है। इसका खेत का तत्सम हो जाएगा, खेत शब्द का तत्सम हो जाएगा क्षेत्र। किसान का तत्सम हो जाएगा कृषक। दाहिना शब्द का तत्सम हो जाएगा दक्षिण। आगे देखेंगे। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में 24 छंदों का प्रयोग किया है तथा इनका प्रिय छंद रहा है इसमें मंदाक्रांता। मंदाक्रांता इनका प्रिय छंद रहा। आगे देखते हैं। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? तो यह कथन है बच्चन सिंह का। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन है बच्चन सिंह का। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया माना है? तो यजुर्वेद से लिया गया माना है। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को यजुर्वेद से लिया गया माना है। भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है 1741 ईस्वी। भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है 1741 ईस्वी। इसके रचयिता रहे राम प्रसाद निरंजनी इसके रचयिता रहे। आगे देखेंगे। ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष नामक जीवनी अमृतलाल नागर से संबंधित है। अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसत दृग पुलकातु। निम्न पंक्तियों में कौन सा रस निहित है? तो इसमें अद्भुत रस की चर्चा की गई है, अर्थात इसमें अद्भुत रस निहित है।
अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलका। तो इसमें अद्भुत रस को दिखाया गया है। आगे देखते हैं। झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? झोपड़ी से राजभवन नामक किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो यह माता प्रसाद की आत्मकथा है। संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता अर्थात सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता के कारण प्रसिद्ध है? तो सुंदरदास। सुंदरदास द्वारा रचित कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास। इसके अलावा अद्भुत उपदेश, स्वप्न प्रबोध, वेद विचार, पंच प्रभाव इत्यादि। ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, अद्भुत उपदेश, स्वप्न प्रबोध, वेद विचार, पंच प्रभाव इत्यादि, ये सभी रचनाएं सुंदरदास द्वारा रचित हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष रहा 1865 ईस्वी। तुम्हें सौ पता हूँ किसकी काव्य रचना है? तुम्हें सौ पता हूँ त्रिलोचन की काव्य रचना है। तुम्हें सौ पता हूँ त्रिलोचन की काव्य रचना है। इसके अलावा धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ आदि काव्य संग्रह, ये सभी त्रिलोचन द्वारा ही रचित है। अमोला इनकी अवधि कविताओं का संग्रह है। अमोला त्रिलोचन की अवधि कविताओं का संग्रह है। ठीक है, अमोला त्रिलोचन की अवधि कविताओं का संग्रह है। इनकी कौन कौन सी रचनाएं बोली मैंने? जैसे धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ इत्यादि काव्य संग्रह त्रिलोचन द्वारा रचित है। आगे देखेंगे। पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक रहे वादिराज। वादिराज जैन कवि माने जाते हैं। इनका समय क्या रहा? तो 10वीं शताब्दी इनका समय रहा। 10वीं शताब्दी। आगे देखते हैं। निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव, संहिति और व्यक्तिकता के साथ अपने भाव, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो यह परिभाषा है भगीरथ मिश्र की। निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव, संहिति और व्यक्तिकता के साथ अपने भाव, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा है भगीरथ मिश्र की। ठीक है, तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।